तो अब हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इशूइंग फाइनेंस विद द हेल्प ऑफ डिबेंचर पढ़ेंगे। तो एडवांटेजेस देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज मस्ट लोअर देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, एज द इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल। Also, investor consider debenture investment safer than equity or preferred investment and hence may require a lower return on debenture investment। देखिए यहां पे क्या बोला गया है, सबसे पहला एडवांटेज तो बोला गया यहां पे टैक्स का है। टैक्स का एडवांटेज कैसे है, यहां पे जब इंटरेस्ट पे किया जाता है डिबेंचर को तो वो प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया जाता है, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है उस पे टैक्स पे किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिबेंचर समझाते समय बताया था, डिटेल में समझाया था पूरी फाइनेंस इक्वेशन की हेल्प से, तो आप वहां पे ये दोबारा भी समझ सकते हैं इक्वेशन की हेल्प से भी। तो यहां सबसे पहला एडवांटेज क्या है डिबेंचर इशू करने का, जब कंपनी इंटरेस्ट पे कर देगी उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस पे टैक्स पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट को इंक्लूड करके टैक्स नहीं पे किया जाता है। तो ये एक टैक्स एडवांटेज मिलता है हमें डिबेंचर इशू करने का। एक दूसरा एडवांटेज क्या है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जब इशू करते हैं तो कंपनी का डाइल्यूशन होता है, कंट्रोल का, कंपनी के कंट्रोल का डाइल्यूशन हो रहा है, रिस्क भी है कंपनी के ऊपर, हो सकता है कंपनी का डाइल्यूशन हो, कंट्रोल चला जाए हाथ से जो ओनर है। तो इसका ये एडवांटेज है डिबेंचर का कि ऐसी कोई चीजें रिस्क से रिलेटेड, डाइल्यूशन के रिस्क से रिलेटेड नहीं होती है डिबेंचर में। तो ये इसका और एडवांटेज पता चला। एक तो पता चला टैक्स डिडक्टेबिलिटी इंटरेस्ट वाली एडवांटेज है, और एक दूसरी क्या है, कंट्रोल जो है कंपनी का नहीं जाएगा डिबेंचर इशू करने में, क्योंकि वो एक तरह से लोन ले रही है कंपनी, एक तरह से क्या वो लोन ही ले रही है कंपनी। और इसमें आगे लिखा है कि कंपनी को बेनिफिट भी जो देना होता है डिबेंचर होल्डर को वो ज्यादा नहीं होता है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ज्यादा डिमांड करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन डिविडेंड की होती है और कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाए, मतलब शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाए। डिबेंचर होल्डर क्या चाहेगा, अगर हमने 8% बोला है डिबेंचर को इंटरेस्ट देना है, वो सिर्फ 8% ही एक्सपेक्ट करेगा और उस पर ज्यादा रिटर्न भी देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक एडवांटेज है व्हेन कंपेयर्ड विद इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, और एक टैक्स एडवांटेज भी मिलता है। दूसरा एडवांटेज है डिबेंचर्स फाइनेंसिंग डज नॉट रिजल्ट इन डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, जो मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में समझाया था कि क्यों इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर लोग इशू ना करके डिबेंचर इशू करते हैं। मेन रीजन इज डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। हम इक्विटी शेयर अगर किसी को इशू करते हैं तो मतलब उसको कंपनी का ओनर का हिस्सा दे रहे हैं, तो यहां पे डिबेंचर जब इशू करेंगे तो ओनर का हिस्सा नहीं देंगे, लोन ले रहे हैं बस सिंपली। तो ये एक एडवांटेज है। इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस डिबेंचर इशू इज एडवांटेजियस। देखिए जब दिख रहा है कि रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है मार्केट में, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ज्यादा रेट पे बिकते चले जा रहे हैं, तो उस केस में डिबेंचर इशू करना एडवांटेजियस है। क्यों है देखते हैं आगे। द फिक्स्ड मॉनेटरी आउटगो डिक्रीजेज इन रियल टर्म्स एज द प्राइस लेवल इंक्रीजेज। इन अदर वर्ड्स द कंपनी हैज टू पे अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए यहां पे इसको समझाने के लिए हम सिंपल सी एक सिचुएशन लेते हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट बिक रहे थे, सपोज 10 रुपीज पे बिक रहे थे, जो भी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट 10 रुपीज पे बिक रहा था, और इसी साल पता चला कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, इज नॉट प्रोडक्ट, प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, 10 से वो 12 हो रहे हैं, फिर और बढ़ रहे हैं, हो सकता है 15 पहुंच जाए। और कंपनी ने फर्स्ट जब दिख रहा है कंपनी को कि प्रोडक्ट जो कंपनी के जो सेल्स हो रही है उसके प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो किसका बेनिफिट होगा, इक्विटी, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही बेनिफिट होने वाला है। क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट में हिस्सा किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है, क्योंकि उनको डिविडेंड मिलता है या कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तब भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बेनिफिट है। अगर ऐसी सिचुएशन में कंपनी डिबेंचर को इशू कर दे, कंपनी जब डिबेंचर्स को इशू करेगी तो जो इंक्रीज्ड हुआ प्रॉफिट आएगा वो इक्विटी शेयर को ही मिलेगा सिर्फ, और इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो जो और जुड़ेंगे उनको भी मिलेगा जो इंक्रीज हुआ प्रॉफिट आएगा बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस। लेकिन डिबेंचर होल्डर को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो प्राइसेस उनके प्रोडक्ट के बढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इनको तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलना है ना, इंटरेस्ट मिलना है ना, इनका तो जो बेनिफिट मिलना है इनको वो है परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा। इसके बढ़ने से बेनिफिट किसको होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को होगा। तो ये भी एक एडवांटेजियस सिचुएशन है डिबेंचर इशू करने की। जब राइजिंग प्राइसेस हैं तो हम डिबेंचर इशू कर दें, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं कि नेट प्रॉफिट ज्यादा हुआ है तो हमें और हिस्सा दो। तो ये भी एक एडवांटेज है कि डिबेंचर को इशू कर दिया जाता है। डिबेंचर को इशू करेंगे तो राइजिंग प्राइसेस का जो बेनिफिट है वो सिर्फ इक्विटी को मिलेगा, डिबेंचर होल्डर को तो सिर्फ इंटरेस्ट देके खत्म।
तो ये एक इसका और बेनिफिट है। ओवरऑल 3 बेनिफिट्स पढ़े हमने ऑफ रेजिंग फाइनेंस थ्रू डिबेंचर्स। अब डिसएडवांटेजेस आते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट एंड द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज एन ऑब्लिगेटरी पेमेंट। देखिए, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को जब इशू किया जाता है तो वो कंपनी जब बंद होगी या डाइल्यूट होगी तभी उनको रीपेमेंट दिया जाता है, अगर बचता है तभी दिया जाता है, नहीं तो कोई ऑब्लिगेटरी नहीं होता कि देना ही है। डिबेंचर होल्डर लोन है कंपनी के ऊपर, तो अगर कंपनी बंद होती है तो ऑब्लिगेटरी होता है कंपनी के ऊपर कि उनको रीपेमेंट किया जाए, आउटसाइड लोन है वो, तो ये एक ऑब्लिगेटरी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कंपनी के आगे, जो एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है। द प्रोटेक्टिव कोवेनेंट्स एसोसिएटेड विद अ डिबेंचर इशू में बी रेस्ट्रिक्टिव। देखिए, कोवेनेंट का मतलब है एग्रीमेंट, यहाँ पे जो कोवेनेंट वर्ड यूज किया गया दैट मीन्स एग्रीमेंट। जो टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती है डिबेंचर्स और कंपनी के बीच में जो होती हैं, उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन भी कभी कभी आ जाती है जो कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्टिव हो जाती है, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्टिव हो जाती है कि वो डिसीजन खुल के नहीं ले पाते हैं। डिसएडवांटेजेस सिचुएशन फॉर कंपनी, तो ये भी एक डिसएडवांटेज जुड़ा हुआ है डिबेंचर के साथ कि वहाँ टर्म्स एंड कंडीशन अगर कुछ ऐसी है जिससे कंपनी का मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है डिसीजन लेने में, खुल के काम करने में, तो एक डिसएडवांटेज सिचुएशन है। थर्ड, डिबेंचर फाइनेंसिंग enhances the financial risk associated with the firm because of the reason given in point 1। देखिए, पॉइंट 1 में बोला गया है कि कंपनी को लोन तो लौटाना ही है, ऑब्लिगेटरी है, इससे रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क भी क्रिएट होते हैं कंपनी के ऊपर। फाइनेंशियल रिस्क क्या है? इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रही है तो कंपनी के ऊपर प्रेशर बन रहा है, मार्केट में शेयर की वैल्यू गिरती चली जा रही है, इंटरेस्ट का पेमेंट टाइमली नहीं किया जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा ही टर्म्स एंड कंडीशन को वॉयलेट कर देती है कंपनी, तो क्या होता है कि कंपनी की एसेट को फोर्सफुली सेल करवा के डिबेंचर को रीपेमेंट कराया जाता है अगर टाइम पीरियड आ गया है रीपेमेंट का। तो ये भी कुछ फाइनेंशियल रिस्क हैं जो क्रिएट हो जाते हैं डिबेंचर को इशू करने में। एंड लास्ट वन इज, सिंस डिबेंचर्स नीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। देखिए, हमने आपको बताया डिबेंचर्स, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको जो भी टाइम पीरियड है 5 ईयर या 10 ईयर, उसके बाद कंपनी को रीपे करना होता है उन लोगों को। तो रीपे करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट चाहिएगा ना। लोन उठाते समय तो इनफ्लो हो गया कैश का, लेकिन जब 10 साल बाद रीपेमेंट का टाइम आएगा तब तो कैश का आउटफ्लो होगा ना, उनको रीपे किया जाएगा ना। तो रीपेमेंट के टाइम बड़े अमाउंट का कैश आउटफ्लो होता है जो एक डिसएडवांटेजेस सिचुएशन क्रिएट कर सकती है कंपनी के आगे। तो ये तो हो गए कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।